मेरे दादाजी गांव के सरदार थे। गांव में जिस किसी की भी शादी होती उनके घरवाले एक रात के लिए अपनी दुल्हन हमारी हवेली भेज देते। सुबह दादाजी उनको एक गिफ्ट देते और वो गिफ्ट दुल्हन किसी को भी न दिखाती और कुछ दिन बाद ही लड़की उम्मीद से हो जाती। गांव के लोग दादाजी की बहुत इज्जत करते थे। हैरत की बात यह थी कि दादाजी ने सख्ती से मना किया हुआ था कि मेरी शादी नहीं करवानी और मेरी उम्र निकलती जा रही थी। एक दिन गांव से एक दुल्हन आई, उसको अपने कमरे में बंद करके खुद उसकी जगह दुल्हन बनकर दादाजी के कमरे में चली गई। जब कमरे में गई तो सभी लाइट्स बंद थी और फिर अचानक से दादाजी ने मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरी चीखें निकल गई। दादाजी ने मेरे साथ कुछ किस्से दिल दहला देने वाले होते हैं और इन तकलीफ से गुजर रहे लम्हों को बयान करने के लिए हमेशा शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा मेरे साथ भी पेश आया। गांव में मेरे दादाजी की बहुत इज्जत थी। गांव के लोग उन्हें बहुत इज्जत देते थे, उन्हें बड़ा मानते थे क्योंकि दादाजी बहुत से लोगों की मदद भी कर देते थे। हमारे गांव में एक अजीब रिवाज था, जब भी किसी लड़की की शादी होती तो वह हमारी हवेली में पहली रात ही दुल्हन बनकर आ जाती और पूरी रात दादाजी के कमरे में गुजारती। सुबह एक तोहफा दादाजी उसे देते और वो तोहफा लेकर चली जाती। उसके ठीक कुछ दिन बाद ही वो गर्भवती हो जाती। मुझे ये बात हमेशा ही अजीब सी लगती। भला ये क्या तरीका था कि शादी के बाद दुल्हन दुल्हा के पास जाने की बजाय पूरी रात दादाजी के कमरे में गुजारे। मैं जब से 12 साल की हुई थी यही देखती आ रही थी। पहले पहल तो मुझे इन बातों की समझ नहीं थी। अब तो मेरी उम्र भी 25 साल तक पहुंच गई थी। मैंने बहुत बार माँ से बात जानने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी कुछ नहीं बताती थी। कहती तुम चुप रहो और खबरदार आइंदा ये बात पूछी भी तो। इस बार मेरी बचपन की सहेली की शादी थी, रेखा, और मेरी बहुत गहरी दोस्त भी थी। अपनी शादी पर रेखा बहुत दुखी और घबराई हुई थी। अपनी मेहंदी के दिन उसकी रंगत उड़ी हुई थी। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, दुल्हे के बारे में सोचकर घबरा रही हो? मेरी बात पर वो फीकी सी मुस्कुराहट लिए मुझे देखने लगी। कहने लगी, नहीं, तुम्हारे दादाजी का सोचकर डर रही हूँ। सच बता नीलू, तेरे दादाजी नई नवेली दुल्हन को अपने कमरे में ले जाकर रात भर क्यों रखते हैं? मुझे तो अपने होने वाले पति और गांव के बाकी लोगों की अज्ञानता पर हैरत है। शादी किसी से और विदाई किसी और के कमरे में। रेखा की बात सुनकर मुझे दुख तो हुआ। मैं उसकी बात पर सोचने लगी थी कि वो ठीक ही तो कह रही है। अगले दिन दुल्हन बनकर भी रेखा के चेहरे पर रौनक नहीं थी। आंखें खुशी की चमक के बजाय उदास थी। रिवाज के मुताबिक वो भी विदा होकर दादा के कमरे में बैठ गई। न जाने क्यों, लेकिन इस बार तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ये जानने की उत्सुकता थी कि आखिर लड़कियां दादाजी के कमरे में जाती क्यों हैं। जब सब अपने कमरे में सोने चले गए तो मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली। मेरा कमरा ऊपर वाले पोर्शन में था और दादाजी का कमरा नीचे के पोर्शन में था। रात के अंधेरे में मैं चीजों को टटोल कर अंदाजा लगाकर धीरे धीरे नीचे उतरी। दादाजी के कमरे की लाइट जल रही थी, इसका मतलब वो जाग रहे थे। अजीब सी बात थी, दादा के कमरे की खिड़की भी हमेशा बंद ही रहती थी। ये कोशिश मैं पहले भी बहुत बार कर चुकी थी, लेकिन हर बार मुझे नाकामी का मुंह ही देखना पड़ता था। रेखा मेरी बचपन की सहेली थी। हम साथ स्कूल और कॉलेज तक इकट्ठे पढ़े थे। जब उसका रिश्ता तय हुआ उस वक्त मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। मेरी माँ और बाबा भी इस रिश्ते पर राजामंद थे, लेकिन मेरे दादा ने साफ इनकार कर दिया कि नीलू का रिश्ता अभी नहीं करना। मुझे ये सुनकर हैरत भी हुई और अफसोस भी। हैरत इस बात की कि लड़के और उसके घरवाले हर लिहाज में हमारे लायक थे, तो फिर इनकार क्यों किया गया, और अफसोस इस बात पर कि मेरी सारी सहेलियों के रिश्ते तय हो चुके थे, मैं ही रह गई थी। मुझे इस रिश्ते के ना होने का बहुत दुख था, क्योंकि इसमें कोई ऐब नहीं था, लेकिन दादा न जाने क्यों साफ मना कर रहे थे। मैंने पहले तो दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि आखिर दादा लड़कियों से क्या बातें करते हैं और लोग इतने कम अक्ल कैसे हो सकते हैं जो सजी सजाई दुल्हन उनके कमरे में छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि दूल्हे को भी ऐतराज नहीं होता। भला ये क्या अंधेर नगरी है? मुझे सरगोशियां सी सुनाई दे रही थी, साफ शब्दों की समझ नहीं आ रही थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं समझ पाऊं कि वो क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आया। फिर मैंने दरवाजे की दर्ज से देखा कि शायद मुझे कुछ नजर आ जाए कि आखिर कमरे में हो क्या रहा है, तो सामने की दीवार के सफेद रोगन के अलावा कुछ भी न दिखा। मैं जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने कर ली। आज भी मैं मायूस होकर अपने कमरे में लौट आई। कमरे में आकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार ये ख्याल आता रहा कि आखिर कमरे में हो क्या रहा है। मुझे याद आने लगा कि जब मैं छोटी सी थी तो मैं इसी तरह एक दुल्हन को दादा के कमरे में जाते हुए देख रही थी। मैंने माँ से पूछा कि माँ, आप भी शादी के बाद दादा के कमरे में गई थी? माँ ने कहा, चुप कर बेशर्म,
मैं तो बहू हूं उनकी, बिल्कुल बेटियों जैसी। माँ ने मुझे डांट दिया था। मैं उस वक्त 16 साल की थी। मुझे उत्सुकता हुई कि पूछूं दादा क्यों नई नवेली दुल्हन को अपने कमरे में लेकर जाते हैं। मैंने फिर माँ से कहा तो दादा अंदर करते क्या है। मेरी बात पर एक थप्पड़ उन्होंने मुझे मारा। माँ ने कहा जाओ यहाँ से, तुम्हारी उम्र नहीं है इन सब बातों की। मैं रोने लगी कि ये क्या बात हुई। दादा की उम्र है ऐसी हरकतें करने की जो वो कर रहे हैं। बहरहाल मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। सुबह ही नीचे उतर गई। मेरी दोस्त कमरे से बाहर आई तो इसके हाथ में एक तोहफे का डब्बा था। मैं फौरन से रेखा के पास आ गई, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। वो अभी फैंसी कपड़े पहने हुए थी लेकिन चुप सी थी। मैंने उसे कहा कि रेखा दादा के कमरे में क्या था, दादा कमरे में क्या करते हैं। मेरी बात पर वो खाली खाली आंखों से मुझे देखने लगी। कहने लगी मुझे मेरा पति लेने आ चुका है, मुझे जाना है, मेरा हाथ छोड़ो। वो मुझसे अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से मेरे कमरे से निकल गई। मुझे बड़ी हैरत हुई, ये तो मेरी दोस्त थी, वही दोस्त जो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती थी। हर बात रेखा मुझसे जरूर करती थी और जिस राज को मैं जानने के लिए इतने सालों से बेचैन थी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि सुबह होते ही मुझ पर यह राज खुल जाएगा। मुझे फिर से मायूसी हुई थी। मुझे रेखा पर गुस्सा भी आने लगा कि अगर उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है तो उसे बताना चाहिए था। मुझे अपने दादा इस एक वजह से कभी अच्छे नहीं लगते थे। हालांकि उनका व्यवहार मुझसे बहुत मोहब्बत वाला था। चाचा की कोई औलाद नहीं थी और मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरी माँ मुझे ये बताती कि दादी की मौत उस वक्त हुई थी जब मेरे बाबा और चाचा छोटे थे, लेकिन दादा ने दूसरी शादी नहीं करवाई। माँ तो इस बात को ऐसे कह रही थी जैसे दादा ने दादी के नाम सारी उम्र गुजार दी हो। मुझे सुनकर हैरत हुई। मैंने दिल में सोचा अच्छा होता जो दूसरी शादी कर ही लेते। दूसरी दादी कम से कम उन्हें ये सब जुल्म तो ना करने देती। वो हर नई दुल्हन के साथ ये करते हैं। मैंने भी दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि रेखा से सच उगलवा कर ही रहूंगी। कुछ दिनों बाद मैं रेखा के ससुराल पहुंच गई। उस वक्त तो बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे देखकर मुस्कुराकर गले मिली, अपने ससुराल में मेरा परिचय करवाने लगी। उसका पति भी मुझसे अच्छी तरह मिला। मुझे उसके पति को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे अपनी दुल्हन एक रात के लिए दादा के पास भेजने से कोई ऐतराज या नाराजगी होगी। मैंने रेखा से कहा हम अकेले में बैठकर बातें कर सकते हैं। वही सुनकर कुछ बदल गई, लेकिन मैं खुद ही उसे उसके कमरे का पूछने लगी। वो मुझे अपने कमरे में ले गई। जब मैंने दोबारा रेखा से वही सवाल पूछा वो गुस्से से उखड़ गई। कहने लगी मुझसे क्या पूछ रही हो, जाकर अपने दादाजी से पूछ लो। मैंने कहा अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो तुम चुप क्यों हो, तुम्हें सबको बताना चाहिए। मेरी बात सुनकर वो बहुत चिल्लाकर बोली मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ, समझी। अब निकलो मेरे घर से बाहर, और अगर तुम्हें ज्यादा ही जानने का शौक है तो किसी दिन खुद दुल्हन बनकर दादा के कमरे में बैठ जाना, सच पता चल जाएगा तुम्हें। वो बहुत गुस्से में थी। मैं घर वापस लौट आई। पहले तो मुझे रेखा के घर जाने पर बहुत अफसोस हुआ। मैं रेखा के लिए दिली हमदर्दी महसूस करते हुए गई थी, लेकिन उसने मेरा जरा भी लिहाज नहीं किया। क्या क्या मुझे नहीं सुनाया। कुछ दिन तो मुझे रेखा पर बहुत गुस्सा आता रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या हर्ज है कि मैं एक बार खुद दुल्हन बनकर दादा के कमरे में बैठ जाऊं। आखिर पता तो चले कि वो हरकतें क्या करते हैं। ये सोच आते ही दूसरे लम्हे में झुरझुरी सी लेकर रह गई। हाय राम, मैं भी क्या सोच रही हूँ। मैंने खुद ही अपनी सोच बदल दी और उसके बाद मैंने इस बात पर सोचना भी बंद कर दिया। उन्हीं दिनों मेरा एक और रिश्ता आ गया। वो रिश्ता भी बहुत अच्छा था, लेकिन दादाजी का वही इनकार अपनी जगह कायम था। अब तो मेरी बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि बहुत हो चुका, आप लोग क्यों दादाजी की हर बात चुपचाप मान लेते हैं। क्या मुझे यूं ही घर पर बैठा कर रखोगे। मेरी उम्र की मेरी सारी सहेलियां अपने घरों की हो चुकी है और मैं अभी तक मायके की दहलीज पर ही बैठी हूँ, दादा की वजह से। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे गुस्से से घूरने लगी। कहने लगी बेशरम, गैरत बेच खाई है तूने, जो खुद अपने मुंह से शादी के लिए कह रही है। यही अपनी जुबान को दबा, अगर ये बात किसी मर्द ने सुन ली तो गजब हो जाएगा कि लड़की होकर खुद ही की शादी की ख्वाहिश कर रही है। माँ ने मुझे दबे दबे शब्दों में गुस्सा दिखाते हुए कहा ताकि उनकी आवाज कमरे से बाहर ना चली जाए, लेकिन माँ की बात सुनकर मेरे तो बदन में आग सी लग गई। हाँ, अच्छे उसूल हैं आप लोगों के। मेरी उम्र गुजरी जा रही है लेकिन किसी को मेरी शादी की फिक्री नहीं है, और अगर मैं अपने मुंह से बात कहूँ तो गैरत आड़े आ जाती है। और वो दादा जो खुलेआम नई नवेली दुल्हन बनी लड़की के साथ रंगरलियां मनाते हैं, उस पर किसी की गैरत जोश नहीं मारती। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। कहने लगी बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, आइंदा अगर अपने दादाजी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो तुम्हारे बाबा को बता दूंगी, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी माँ की शक्ल देखती रह गई। अब तो मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी कि आखिर ऐसा भी क्या अच्छा काम करते हैं वो नई नवेली दुल्हन के साथ।
एक कमरे में रहते हुए, वो भी अकेले में, जो सबके दिल में उनकी इतनी इज्जत है कि कोई भी उनके चरित्र पर शक नहीं करता। और ना ही पति अपनी पत्नी से इस रात की बात पूछता कि मेरी नजरों के सामने किसी गैर मर्द के साथ रात गुजार कर क्यों आई हो। कैसी अंधेर नगरी है, क्या घटिया अनपढ़ता का रिवाज है, जो ये बेवकूफ इंसान उन्हें अच्छा समझकर अपनी इज्जत को रात भर के लिए उनके कमरे में भेज देते हैं। मुझे सब गांव वालों पर गुस्सा आने लगा था। इतनी आम सी बात भी उन्हें समझ नहीं आती कि जहां मर्द और औरत तन्हा हो, वहां तीसरा हैवान होता है। ये कैसे मुमकिन है कि एक जवान लड़की जो दुल्हन के रूप में सजी संवरी बैठी हो और एक मर्द चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, उस दुल्हन को पूरी रात छुए बिना। मेरी अक्ल दंग थी। उस हालत पर अब मुझे किसी नई शादी का इंतजार रहने लगा। मैं दिल में पक्का इरादा कर चुकी थी कि इस बार दुल्हन की बजाय दादा के कमरे में मैं जाऊंगी। 2 महीने बाद एक लड़की की शादी का बुलावा आया। दादा इस बार पहले से ज्यादा खुश थे, यहाँ तक कि अपने बालों पर मेहंदी भी लगाई। शादी पर नया जोड़ा पहना, परफ्यूम की खुशबू भी पहले से ज्यादा लगाई। ये सब देखकर मेरा दिल कुड़ के रह गया था। लेकिन जब मैंने दुल्हन को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वो 16 साल की खूबसूरत और हसीन लड़की थी, इतनी हसीन कि मैं देखकर दंग रह गई थी। वो लड़की पूरी तरह घबराई हुई और डरी हुई थी। पहले उसे हमारे बड़े से लॉन में बैठाया गया। मैंने किचन से बाहर निकलकर मैन स्विच ऑफ कर दिया। तैयार तो मैं इस बार बहुत अच्छे से हुई थी, इसलिए जैसे ही अंधेरा छा गया मैंने लॉन में जाकर दुल्हन का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे साथ चलो। मैं उसे अपने कमरे में ले गई। मैंने जल्दी से उसका दुपट्टा उतारा और खुद पर ओढ़ लिया। अपना दुपट्टा उसे दिया और कहा कि तुम मेरे कमरे से बाहर मत निकलना। वो मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने दुपट्टे से अपना घूंघट निकाला और नीचे जाकर दुल्हन की जगह पर बैठ गई। उसके कुछ देर बाद ही किसी ने मैन स्विच ऑन कर दिया। सब परेशान थे कि मैन स्विच बंद किसने किया था। फिर मुझे दुल्हन समझकर दादा के कमरे में बैठा दिया गया। मेरा दिल न जाने क्यों डर से फड़फड़ा रहा था। इतना बड़ा कदम तो उठा लिया था, लेकिन अब बहुत घबरा रही थी कि अगर मेरी पोल खुल गई तो मेरे माँ बाप तो मुझे बहुत मारेंगे। लेकिन अब क्या हो सकता था। मैं उस वक्त दादा के कमरे में दुल्हन की जगह बैठ चुकी थी। दादाजी ने जब कमरे में प्रवेश होकर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया तो मुझे लगा मेरा दिल भी बंद हो गया हो। अगर वो मेरा घूंघट उठा लेंगे तो तब क्या होगा। ये सोच सोचकर मेरे अंदर से जान निकली हुई थी। कुछ ही देर में दादाजी मेरे सामने बैठ गए। कहने लगे, आज तक जितनी भी लड़कियां मेरे पास आई है, तुम उनमें से सबसे ज्यादा कम उम्र और हसीन हो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कल वापस नहीं जाने दूंगा। तुम्हें कल तलाक दिलवाकर अपने पास ही रखूंगा, क्योंकि मेरा तुम पर दिल आ गया है, इससे पहले कि वो मेरा घूंघट उठा दे। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है, मैं किसी और की दुल्हन हूँ। वो कहने लगे, मैं कह दूंगा कि तुम चरित्र की अच्छी नहीं हो। मेरी बात पर सब मेरा यकीन करेंगे। अगर तुम मेरी बात आराम से मान लोगी तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बहुत कुछ दूंगा। मैंने कहा, मुझे ऐतराज नहीं, मुझे भी अपना पति पसंद नहीं है। मैं आपके साथ बाखुशी रहना चाहूंगी, अगर आप मेरी एक शर्त मान ले तो। वो कहने लगे, जो तुम कहोगी मैं जरूर पूरा करूंगा। मैंने कहा, आप मेरा घूंघट उठाए बिना मुझे अपनी हर सच्चाई से आगाह कर दे तो मैं सारी जिंदगी आपकी दासी बनकर गुजार दूंगी। वो कहने लगे, ठीक है, तुम तो बहुत अच्छी हो जो मेरी बात बाखुशी मानने को तैयार हो। सुबह ही मैं तुम्हारे बारे में एक गलतफहमी लोगों के दिलों में डाल दूंगा कि ये लड़की चरित्रहीन है, इससे तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा, और मैं कहूंगा कि मेरा दिल बहुत नरम है, इसलिए मैं इसे अपना लेता हूँ। मैंने कहा, अब आप मुझे ये बताओ, आपने कैसे लोगों को बेवकूफ बना लिया। मेरी बात पर वो हंसकर बोले, ये भोले भाले बेवकूफ गांव के लोग हैं, ऐसे ही साधारण से कि इन्हें बस दिमागी तौर पर संतुष्ट कर दो तो ये नस्ल दर नस्ल एक ही बात को बिना सोचे समझे किसी रिवाज की तरह अपनाए रखते हैं। फिर वो बोले कि वो शुरू से ही सबके दिलों में अपने साफ चरित्र की दुहाई बैठा चुके थे। जब दादाजी की मौत हुई तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो अब कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ख्वाब में एक अच्छे जाने माने बाबा जी आने लगे हैं, जिनकी अच्छे चरित्र की आत्मा उनके अंदर घुस जाती है और वो हर लड़की का चरित्र एक रात में ही जान देते हैं। वो आत्मा स्त्री की इच्छा से भी बिल्कुल मुक्त है। औरत को बिना छुए ही एक मंत्र पढ़कर उसके चरित्र के बारे में बता देती है। लोग ये सुनकर मेरे दादाजी की बात पर यकीन करने लगे। दादाजी को औरत की हवस थी, इसलिए वो अपनी हर दिली ख्वाहिश को पूरी करवाने के लिए ये रास्ता अपनाए हुए थे। हर कुंवारी लड़की को वो रात को कह देते कि तुम ये दूध पी लो और सो जाओ, ताकि मैं अपना मंत्र शुरू करूं। जैसे ही वो दूध पी लेती और नशे की वजह से सो जाती तो वो अपनी ख्वाहिश उससे पूरी कर लेते और सुबह एक तोहफा उसके हाथ में रख देते, जिनमें सोने की कोई अंगूठी होती, और कहते, अगर इस डब्बे में अंगूठी निकले तो समझ जाना कि तुम अच्छे चरित्र की मालिक हो। पहले पहल तो लड़कियां यही बात मान लेती थी,
लेकिन रेखा ने दूध पीने से इनकार कर दिया था। ये बात दादा ने खुद बताई कि वो लड़की बहुत तेज थी। कहने लगी, मेरे साथ चाल चलने की जरूरत नहीं है, मैं दूध हरगिज नहीं पीऊंगी। चुपचाप से जो मंत्र पढ़ना है वो पढ़ो, वरना तुम्हारे ढोंगी होने का शोर मचा दूंगी। दादाजी ने कहा। वो पहली लड़की थी जिससे वो डर गए थे। उसे पूरी रात गंदे काम के लिए उकसाते रहे, पैसों और तोहफों का लालच भी देते रहे, लेकिन वो किसी तरह ना मानी। बस इतना करने पर राजी हुई कि दादाजी की सच्चाई किसी को नहीं बताएगी। ये बात उसने कसम खाकर कही थी। उसके बाद दादाजी ने मुझे जो अपना अगला प्लान बताया तो सुनकर मेरी तो रूह ही फना हो गई। कहने लगे, तुम्हारे बाद में एक लड़की से शादी करूंगा, बस उसी के लिए फिक्रमंद हूं कि ऐसा क्या तरीका अपनाऊं कि लड़की चरित्रहीन भी ना कहलाई जाए और मेरा काम भी हो जाए। मैंने पूछा, वो कौन है? कहने लगे, नीलू। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उनकी सगी पोती थी और वो मुझ पर ऐसी गंदी नजर रखते थे। मेरा तो सर बुरी तरह से चकरा कर रह गया। ये मैं क्या सुन रही थी और किससे सुन रही थी? मेरा दिल चाहा दादा का गला दबाकर उन्हें जान से ही मार डालूं। मेरे गले में गिरहा पड़ने लगी थी। मैं जिस दुख से दो चार थी, शायद मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने कहा, चौधरी साहब, वो आपकी सगी पोती है। मेरी बात पर वो हंसने लगे। कहने लगे, कहीं की सगी अनाथ है। मेरे दोनों बच्चे औलाद से वंचित थे। ये लड़की मेरी बहू और बेटे ने गोद ली हुई है। मगर जैसे ही इस लड़की ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मुझे ये अच्छी लगने लगी। तब से मैंने ये सोच रखा है कि ऐसा क्या करूं कि उसे हमेशा के लिए अपना बना लूं, क्योंकि दुनिया के सामने वो मेरी पोती है। इसलिए आज तक मैंने उस लड़की का रिश्ता नहीं होने दिया। लेकिन अब एक तरकीब सोच रहा हूँ, वो आजमाऊंगा। सब खुशी खुशी उसकी शादी मुझसे कर देंगे। ये सब सुनकर मेरे होश खोने लगे। कोई इतना भी घटिया हो सकता है? फिर याद आने लगा कि मेरी टीचर कहती थी कि हवस की प्यास कभी नहीं बुझती, उसे जितना पूरा करने की कोशिश करो वो उतना ही बढ़ती जाती है। और पाप किसी दलदल की तरह होता है, इंसान एक बार उसमें धंस जाए तो निकलना बहुत दुश्वार हो जाता है। मेरे पास मोबाइल मौजूद था। दादाजी की सारी सच्चाई में रिकॉर्ड कर चुकी थी। मैंने आंसू बहाते हुए अपना घूंघट ऊपर कर दिया। दादाजी मुझे देखकर दंग से रह गए। कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, आपकी सच्चाई सुनना चाहती थी। आप अच्छे चरित्र और सत्यवादी होने का लिबास पहने हुए कब से लड़कियों के साथ पाप कर रहे हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मुझे अफसोस है लोगों की बेहुदा सोच पर कि आपकी झूठी कहानी पर उन्होंने कैसे यकीन कर लिया। दादा के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे लालच देने लगे, पैसों का, सोने चांदी का। मैं बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। शोर मचाकर मैंने सबको इकट्ठा कर लिया। वो रिकॉर्डिंग मैंने सबको सुना दी। गांव में भी ये बात आग की तरह फैल गई। दादाजी को सजाए मौत सुनाई गई। मुझे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि मैंने एक गलत रस्म को खत्म किया था और लोगों को भी ये समझाने की कोशिश की थी कि ऐसे किसी भी बातों में आकर अपनी पाकीज़ा बेटी को किसी दरिंदे के सामने उनकी हवस का शिकार न बनाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।